नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा एडवोकेट NYU न्यूज़ से आज एक नए देश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे सामने ड्रग्स की समस्या जो है वो मुंह बाय खड़ी है। चाहे वो सोशल फ्रंट हो, चाहे वो कॉलेज कैंपस हो, चाहे वो नाइट क्लब्स हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझते हुए परिवार हो या कोई मानसिक और शारीरिक कष्ट से जूझते हुए व्यक्ति हो। ड्रग्स किसी ना किसी रूप में एक समाज को, एक व्यक्ति को, एक परिवार को घेर के रखे हुए है। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए मैं 4 खास मेहमानों से चर्चा करने के लिए मैंने बुलाया है। उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ मैडम कनिका जी हैं जो जोधपुर NLU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने LLM दिप से किया है और जोधपुर NLU से ही LLM करने के बाद वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। आपका स्वागत है कनिका जी NYU के मंच पर। मेरे साथ वैभव गर्ग हैं जो MIT लॉ स्कूल से LLB में सिल्वर मेडल लेकर निकले हैं और बेंगलोर NLU से LLM करने के बाद राजस्थान जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस तक भी क्वालिफाई कर चुके हैं। आपका स्वागत है मिस्टर वैभव। मेरे साथ काव्या अग्रवाल हैं जो OP जिंदल में 4th ईयर की स्टूडेंट हैं, जिन्होंने OP जिंदल की तरफ से बीजिंग में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप की है। साथ ही ये परिचय नाम के एक स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्य भी करती हैं। मेरे साथ प्रत्यक्ष बिश्नोई हैं जो OP जिंदल लॉ स्कूल में 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने येल यूनिवर्सिटी से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी समर इंटर्नशिप की है और वहाँ से अपने लीगल फील्ड में बहुत सारी और भी इंटर्नशिप की है। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है NYU के मंच पर। और इसमें सबसे पहले मैं कनिका मैडम आपके पास आना चाहूँगी। आप मुझे बतलाइए कि जो ये ड्रग्स की समस्या पूरे वर्ल्ड में मुंह बाय खड़ी है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है, तो इंडिया में ड्रग्स से रिलेटेड क्या कानून है, कैसे उन लोगों को जो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं और किस किस तरह की ड्रग्स इंडिया में जो बहुत ज़्यादा अपना जो ग्रिप बना चुकी है एक सभ्य समाज में, उसके बारे में आप मुझे कुछ बतलाइए। जी कनिका जी। तो मैम पहली चीज़ तो ये कि इंडिया में इफ़ वी लुक एट द लॉ, तो हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ है जिसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो 1985 में आया था जी। उसके बाद भी इस एक्ट में काफी डेवलपमेंट और चेंजेस आए हैं थ्रू अमेंडमेंट्स। तो 1988 में, 2001 में और 2014 में ये प्राइमरी चेंजेस इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। अब इस एक्ट का पर्पस है टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स और सब्सटेंसेस हैं जिनका अब्यूज हम लोग एब्सोल्युटली अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है कि ये ड्रग्स जो हैं, जो एक पर्टिकुलर शेड्यूल में इस एक्ट के साथ दिए गए हैं, ये फ्रीली अवेलेबल ना रहे मार्केट में। तो इसके इजीली अवेलेबल ना रहे मार्केट में। तो इसकी प्रोडक्शन पे, इसके सेल पे, पोजेशन पे और इवन इसकी कंजम्पशन पे हर चीज के ऊपर एक बैन लगाया गया है जिसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है। लेकिन इनमें से कुछ ड्रग्स और सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो मेडिकल पर्पसेस के लिए फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं, तो उनके लिए भी इस लॉ में एक परमिटेड लिमिट अलाउ करी गई है। एक ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट और सेक्टर में डील करते हैं, तो उनको ऑथराइजेशन दिया गया है किसी एक लिमिट तक इन चीजों को यूज करने का। तो अगर हम जी कनिका जी, मैं आपके पास लौट के आऊँगी। मैं वैभव के पास जाना चाहती हूँ। वैभव, आप 2 अच्छे कॉलेज से LLB और LLM करके निकले हैं। जैसा कि समाज में हमने देखा है कि जो कैंपस हैं, कॉलेज कैंपस, उनमें ड्रग्स का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। उनके आसपास ड्रग इंडस्ट्री जो हैं, बाहर जो सेल है वो बहुत ज़्यादा पनप रही है। और एक बच्चा जो 12th क्लास करने के बाद कॉलेज के स्वच्छंद वातावरण में जाता है, एक अपना नया समाज उसको वहाँ मिलता है, आज़ादी मिलती है और उसमें आगे बढ़ने की जो लालसा होती है, उसी सब के बीच बच्चा जो है कहीं ना कहीं इस एडिक्शन से प्रभावित होता दिखता है। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ड्रग सब्सटेंस का हो, चाहे वो टोबैको का हो, अल्कोहल का हो, स्मोकिंग का हो, कोई भी हो। तो वो कौन से सामाजिक और पारिवारिक मापदंड हैं जिन पे हमारे परिवारों को, हमारे समाज को ध्यान देना जरूरी है, जिससे हम अपने बच्चों को, जो हमारे परिवार का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, उनको बचा सकें इस एडिक्शन से। आप उस पर कुछ रोशनी डालें वैभव जी। जी,
सो मैम, सबसे पहले कि बच्चे को कैसे बचाना है, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो बच्चा उन चीज़ों में जाता क्यों है। तो जी। एक प्राइमरी रीज़न होता है, जब भी एक 16-17 साल का बच्चा एक कॉलेज जाता है, वो सीनियर्स से इंटरैक्ट करता है। सो जनरली कॉलेजेस के बाहर ट्रेंड है कि बच्चे सोशलाइज करने के लिए, टू मिक्स अप विद देयर सीनियर्स, to socialize, to fit in, or to be a part of that group, they tend to get into drugs, smoking, primarily smoking, because smoking out of in front of the campuses of the universities, primarily in Delhi NCR, is a very common thing. So to fit in into a group is one of the major reasons, or to socialize, you can call it, is one of the major reasons why children who are between like the major 17 to 25, they get into drugs and all of this. Then another reason is to escape or relax their stresses or the family problems. Then to relieve boredom is one of the reasons why people get into drugs. And then and to make an experiment out of the curiosity that let me try what happens after doing this. So what is the impact when a kid or when a child for the first time tries a drug, that the intake of that drug releases dopamine, which is also known as the happiness hormone. जी, So that मैं वैभव जी आपके पास आती हूँ। जी मैम। मैं काव्या जी से इसी बीच एक सवाल करने का मेरा इच्छा हो रही है। काव्या, आप मुझे बतलाइए कि ये ड्रग्स के कारण क्या हैं? जैसा वैभव ने बतलाया, कुछ कानून का कनिका जी ने बतलाए, क्या कारण है जो ये बच्चे भी या एक सभ्य समाज में ड्रग्स इस कदर फैल रही है? आप क्योंकि बहुत बड़े लॉ स्कूल में पढ़ रही हैं, वहाँ भी आप कैंपस के आसपास या बाकी जगह की भी आपने एनालिसिस किया होगा, कैसे इससे अछूते रहें? क्या कारण है जिनको अवॉइड करें? तो मैम, जैसे कि वैभव जी ने बोला, इसके बहुत सारे रीज़न हैं और सबसे बड़ा डेफिनेटली पीयर प्रेशर है। बट इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा रीज़न वो ये है कि सोसाइटी ने ड्रग्स को इतना बड़ा टैबू बना दिया है कि बच्चों को लगता है कि ये क्या चीज़ है जो हमें इतनी मना करी जा रही है, ये हमें भी ट्राई करनी चाहिए, कि इसमें ऐसा क्या मज़ा आता है इसे करके कि हम इसे ट्राई करें। तो ये जो एक है, एक एक्सपेरिमेंटल जो करा है कि क्या है ऐसा, तो ये बहुत बड़ा रीजन है जो उस बच्चों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जी, एक्सपेरिमेंटल सोच एक माइंड में बच्चों के आ रही है। जी, तो जहाँ तक जी हाँ, बोले काव्या, बोले। हाँ, और इसके साथ साथ जो करते हैं ये ऐसा है कि जब ये ड्रग्स करते हैं तो ऐसा माइंड में सेरोटोनिन और डोपामीन प्रोड्यूस होता है कि वो इतना अच्छा फील कराता है कि कॉलेज का सारा स्ट्रेस और ये सब दूर हो जाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि हम बार बार इसे करें, जिससे अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उन्हें लगता है कि हम इसे आसानी से डील कर पाएंगे या उस कुछ समय के लिए उस सिचुएशन को भूल जाएंगे। मैं प्रत्यक्ष के पास जाना चाहूंगी। काव्या, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। प्रत्यक्ष, आप मुझे वो सॉल्यूशन बतलाइए जिससे हम ये ड्रग एब्यूज स्टॉप कर सकें। आप मुझे वो बतलाइए। जी प्रत्यक्ष। हाँ जी मैम, हाँ जी जी। तो मेरी ओर से जो सबसे पहला सोल्यूशन मुझे लगता है और जो एक सबसे बड़ा रीज़न भी मुझे लगता है वो ये है कि बच्चे अडल्ट ट्रॉमा फेस करते हैं। बच्चे एक अडल्ट ट्रॉमा फेस करते हैं, जो एक फिनोमिनम है जिसके अंदर जिन बच्चों के पेरेंट्स या जिन टीनेजर्स के पेरेंट्स स्प्लिट हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, या उनके पेरेंट्स उन्हें मारते हैं, या उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, या उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं गलत तरीके से, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे थोड़ा टाइम होने के बाद ये चीज़ें एज एन एक एस्केप के तौर पे ये चीज़ें शुरू कर देते हैं। नेग्लेक्ट करना, मारना, पीटना, अकेलापन, आपका इशारा इधर है। हाँ जी, हाँ जी, अकेलापन, और ऊपर से जो ट्रॉमा फेस करते हैं, जैसे अगर किसी के पेरेंट्स डाइवोर्स ले लेते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, तो वो चीज़ देख के उन बच्चों को बहुत मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है। एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर का इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है जो बच्चे होते हैं। हाँ जी, मैंने ऐसे एग्जांपल भी देखे हैं कुछ लोग।
जी, देखे भी हैं ऐसे। कनिका, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा प्रत्यक्ष ने बताया कि वो बच्चे जो फैमिली से नेगलेक्ट फील करते हैं, फैमिली के नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है, माता पिता में सेपरेशन या डिवोर्स होता है, अकेलापन होता है, या कोई पारिवारिक तंगी भी हो, इसके अलावा भी अभी पिछले दिनों कोरोना काल में शराब की बिक्री पे रोक लगा दी गई थी। जब दिल्ली में रहते हुए मैंने देखा, जब शराब की दुकानें खुली तो नोटबंदी वाली लाइनों के मुकाबले शराब की दुकानों के आगे इतनी लंबी लाइनें थी, जिनमें मेल भी थे, फीमेल भी थे। वहाँ कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूरी नहीं है जो प्रत्यक्ष ने बताई वो हो सबकी। एक क्रेज सोसाइटी में, एक ऐसा पागलपन, एक बिल्कुल इस कदर टूट के पड़ना, और उस कोरोना काल में जब हमारा भारतवर्ष का अधिकतर वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी उन हालातों पे जहां वो सब बातें भी नहीं है जो प्रत्यक्ष ने बतलाई, उसके बावजूद भी समाज में इस कदर टूट पड़ने वाली क्या बात है कि शराब की दुकानें हैं, या टोबैको है, या स्मोकिंग है, या ड्रग्स है, इस कदर तबका टूट के पड़ रहा है। जी कनिका जी, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो इस बारे में है कि लोग ये सब क्यों शुरू करते हैं और इन चीज़ों की तरफ क्यों जाते हैं, पर जिस नज़ारे की आप बात कर रहे हैं ये प्रोबेबली उस स्टेज की बात है जहाँ पे इंसान को इसकी आदत लग जाती है, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, ड्रग एडिक्शन। जी, तो जब जी, आपको एक चीज जी, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करने की हैबिट है, जिसके लिए लोगों ने लॉकडाउन की खबर सुनते ही पहले ही घर में स्टॉक कर लिया था, और बीच में कुछ दिन के लिए दुकानें खुली तो लोग फिर से अपना स्टॉक भरने के लिए निकल आए और दुगने दाम पे भी खरीदने को तैयार हैं। तो ये एक एडिक्शन का रिफ्लेक्शन है कि किस तरह एक आदमी का शरीर, उसका दिमाग इस चीज की मांग रखता है उस आदमी के सामने। तो ये एक एडिक्शन का एस्पेक्ट है जो हम देख रहे हैं इस कोरोना के टाइम में, जब हम दुकानें खुलती हुई देखते हैं और उसके बाद बल्क में खरीदने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो पौधा लगाया है इसको लेने का, लेते लेते जो पनप कर एक एडिक्शन के रूप में सामने आ गया, उसी का ये रिफ्लेक्शन है जो इतना क्रेजी हो जाता है इंसान कि उसके बिना रह ही नहीं पाता। आप ये कहना चाहती हैं वो फल फूल गया एडिक्शन का पौधा। मैं वैभव आपके पास दोबारा आना चाहूँगी। मैंने कहीं स्टडी किया था, जो फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में, मैं छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रही, जहाँ माँ बाप के 1 या 2 बच्चे हैं, वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं, बहुत स्टैंडर्ड के कॉलेज में, नामी कॉलेजों में पढ़ते हैं, और जो आंकड़े आ रहे हैं टोटल उनमें 49% फुल टाइम स्टूडेंट्स अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं। इसके अलावा आंकड़ों में इन 49% में जो अल्कोहल और ड्रग्स है, 9.9 या 10% प्योरली अल्कोहल है। और इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स की होती है, अगर बच्चों के पास वो प्रिस्क्रिप्शन है, उस प्रिस्क्रिप्शन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं अपनी दवाई लेने के बाद, जिनमें ड्रग्स होती है। आजकल आप लोग देखते हो जो नाइट क्लब्स हैं, नाइट पब्स हैं, उनमें भी एक अजीब तरह की ड्रग का वो है, और जिस पे आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर रही है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा फैली हुई है, टबैको भी हमने वो तो निचले तबके में भी बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। तो ये आंकड़े डे बाय डे इस कदर बढ़ रहे हैं। अगर एक निचला तबका, इलिटरेट तबका इस चीज़ को करे, तब तो समझ आता है कि एजुकेशन की कमी नहीं है। जैसे सामाजिक बहुत सारी बुराइयों में मैं अक्सर डिबेट करती हूँ, तो ये एक सवाल आता है कि अवेयर करो, एजुकेशन की कमी है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आंकड़े मैं अब आपको बतला रही हूँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल के बाहर चारों तरफ इस तरह की इंडस्ट्री पनप चुकी है, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर से निकले हुए आंकड़े हैं। चाहे वो नाइट क्लब हो, चाहे वो नाइट पब हो, चाहे वो कॉलेज का आंकड़ा मैंने आपको 49% कर दिया है। ये क्यों पनप रहा है, कैसे रोका जाए, कहाँ कमी पड़ गई? परिवार की पड़ गई, कॉलेज के मैनेजमेंट की पड़ गई, समाज की पड़ गई, या देश की पड़ गई, या कानून की पड़ गई? मुझे वैभव ये बताइए। जी मैम, देखिए जब हम ऐसे कमी और ऐसे भयानक आंकड़ों की बात करते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि इसमें कहीं ना कहीं हर तरफ से है। कॉलेज में जहाँ तक फुल टाइम स्टूडेंट्स की बात है,
तो फुल टाइम स्टूडेंट्स मैम आप ये देखिए कि फुल टाइम स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं उन पे पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं होता, फैमिली का कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो बच्चे जी। वैसे मेरा ये अपना मानना है कि कॉलेज फुल टाइम स्टूडेंट्स जो ऐसी हरकतें करते हैं वो उस टाइप के बच्चे होते हैं जिन्हें ऑल ऑफ अ सडन आज़ादी मिली होती है। अब तक वो घर पे बिल्कुल बंद रहते हैं, बंद इन द सेंस कि घर वालों के रेस्ट्रिक्शंस, कहाँ जाना है, कितने बजे घर वापस आना है, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और जब वो एक साथ हॉस्टल में आ जाते हैं उन्हें एक साथ आज़ादी मिलती है, तो वो बस ये चाहते हैं कि हम हर चीज़ ट्राई कर लें। और जैसा अभी डिस्कशन में निकल कर भी आ रहा है कि ड्रग्स को ट्राई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट होना, या वो डोपामीन को बार बार रिलीज करना, आर्टिफिशियली रिलीज करना कि ड्रग लेने से डोपामीन रिलीज होगा। तो ऑल ऑफ अ सडन जब आपको आज़ादी मिलती है और ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो एक 17-18 साल का बच्चा इस सब को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है एक साथ। तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों में ढलता जाता है। जी जी, मैं काव्या आपके पास आना चाहूँगी। काव्या, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें औरत का स्थान बहुत ऊंचा है। होम मेकर है, माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है। औरत का दर्जा हमारे सामाजिक परिवेश में आदमी से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो निर्माता है अपने बच्चों के कैरेक्टर की, कंडक्ट की, उनके आगे बढ़ने की, उनको एक दिशा देने की। आज के परिवेश में जब औरत की आज़ादी की, स्वच्छंदता की बात की जा रही है, औरत को एजुकेशन दी जा रही है, आज़ादी दी जा रही है, वर्क फ्रंट पे उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो अपनी उस संस्कृति को भूलते हुए कि वो एक परिवार का पिलर भी है, उसके कंधों पे एक पैदा होने वाले बच्चों की ज़िंदगी बनाने की जिम्मेदारी भी है। एक पत्नी, एक माँ, एक बेटी और एक बहू बनकर एक परिवार की धुरी भी है। मैंने इस लॉकडाउन के दौरान में शराब की दुकानों के जब फोटोग्राफ्स देखे या वीडियो देखी टीवी में, या मैं अवेयर हुई डेटा से, तो औरतें भी इस ड्रग एडिक्शन से, अल्कोहल से, टोबैको से और स्मोकिंग से दूर नहीं है। मैं कोर्ट के ही माहौल की बात करती हूँ। जब 25-26 साल पहले मैं कोर्ट में आई थी तो एक ठहराव था, यहाँ तक कि ड्रेसेस से लेकर बोलने तक, नज़रों तक एक ठहराव था। और उस समय को गुजार के हम भी मॉडर्न हैं, हमने भी एक मॉडर्न परिवेश हमको भी पसंद है। लेकिन आज जब मैं डिफरेंट कोर्ट में जाती हूँ और बिल्कुल बिना किसी हिचक के लड़कियों को सुट्टे मारते हुए देखती हूँ, स्मोकिंग करते हुए देखती हूँ, जैसा पिछले दिनों लॉकडाउन में शराब की दुकानों पे मैंने लड़कियों को कि किसके लिए ले जा रहे हो, इंटरव्यू भी देखे, अपने लिए ले जा रहे हैं। उस सब में एक लड़की होने के नाते अगर आप इक्वलिटी की बात करती हैं तो उस पे मैं बाद में आऊँगी। आपका क्या, आप एक परिवार में रहती हैं, माता पिता की इकलौती बेटी हैं और आपके दादा दादी, चाचा चाची सब आपके साथ रहते हैं, नाना नानी भी आसपास रहते हैं। ऐसे माहौल में हर हफ्ते आप कॉलेज से शायद हर महीने या हर हफ्ते घर भी आती हैं। आप एक लड़की होने के नाते लड़कियों के इस नए परिवेश के बारे में क्या सोचती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी मैम, जी, मैं काव्या। भी अपने आप को एक आज के ज़माने की लड़की मानती हूँ। एंड जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमें ये कोई फ़र्क नहीं दिखता कि ऐसा क्या है कि जो लड़की कर सकते हैं और लड़की नहीं कर सकती। मतलब हम उनसे हर एरिया में compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो ये मुझे अनइक्वल साउंड कर रहा है कि क्यों ऐसी कोई चीज़ है जो लड़कों के लिए सही हो सकती है बट लड़कियों के लिए सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस चीज़ में है। क्योंकि हाँ, हमारी कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है इस मामले में कि लड़कियां नहीं, लड़कियों को एक ओहदा दे दिया है सोसाइटी में कि वो ये सब नहीं कर सकती और ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है उनके ऊपर। मैं कनिका जी इसी चर्चा को आपके साथ बढ़ाना चाहूंगी। अनइक्वल साउंड कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहा है, राइट टू इक्वलिटी को अफेक्ट कर रहा है। एक चीज ये है, ये सोच नेगेटिव हो सकती है, टोटली एग्री विद काव्या, बट ये वाली सोच ड्रग एडिक्शन में आप कितना सही मानती हैं कि अगर मेल में ये कमी आ रही है तो फीमेल में आना भी जायज है? इस पे आप रोशनी डालें। अगर हम इस एडिक्शन की बात करें तो आई डोंट थिंक दिस कम्स विद जेंडर। जितना नुकसान टोबैको कंजम्पशन एक मेल के लंग्स को करेगा उतना ही एक फीमेल के लंग्स को करेगा।
बट जैसा आपने बोला, मैं उसके साथ भी एग्री करती हूँ कि एक फीमेल का, एक लेडी का रोल फैमिली में और लाइफ में शायद मेल से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखा जाता है। उस एस्पेक्ट से लगता है कि गलत है। लेकिन अगर हम इसको इक्वालिटी की बात करें और इफेक्ट्स की बात करें, इम्प्लीकेशंस की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक लड़का ऐसा कुछ करे और अगर एक लड़की ऐसा कुछ अब्यूज में इन्वॉल्व हो तो इसमें कोई डिफरेंस है। तो इट कम्स ऑन द सेम थिंग, सेम इफेक्ट्स रहेंगे, हेल्थ को उतना ही नुकसान रहेगा। ऐसा मैंने कहीं मीम भी पढ़ा था कि क्या लड़कियां डिस्क्रिमिनेशन जो है इस बेसिस पे नहीं कि बॉयज है या गर्ल है, डिस्क्रिमिनेशन या इसके लिए अवेयरनेस इस बेसिस पे होनी चाहिए कि ये दिस इज इंजूरियस, दिस इज हार्म बॉडी, यू मीन टू से इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर ए ह्यूमन बॉडी। जी प्रत्यक्ष जी, बिकॉज यू आर ए सन ऑफ डॉक्टर्स, मदर एंड फादर दोनों डॉक्टर हैं। जो ये ड्रग्स हैं सीजर करती हैं, स्ट्रोक करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं, किडनी पे इफेक्ट करती हैं, मेंटल कंफ्यूजन होता है, आदमी तो कहीं का भी नहीं रहता, एक अलग ही हवा में उड़ने लगता है, अलग ही एटमॉस्फेयर उसके दिमाग में। तो क्या कॉलेज में पढ़ते हुए क्या कभी ऐसे रूबरू हुए हो, कभी लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है, इस चीज़ पे कुछ एनालिसिस या थिंकिंग की है? आप ने जैसे डॉक्टर्स के बेटे हो तुम, मदर एंड फादर बोथ आर फेमस डॉक्टर्स, बचपन से आज तक तुम्हें हेल्थ कॉन्शियस हो, सब बातें समझते हो, ड्रग्स का क्या इफेक्ट बॉडी पे होता है, कभी कोशिश की कॉलेज में या स्कूल लेवल पे कि मैं अवेयर करूँ अपने दोस्तों को? जी प्रत्यक्ष। हाँ जी मैम, हाँ जी जी बताएं। तो जहाँ तक ड्रग्स के हेल्थ इफेक्ट्स की बात है, ड्रग्स बहुत गंदी तरह आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। दे हैव अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट जी। वो आपके माइंड को, आपके प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। जहाँ तक बोला जाता है कि डोपामीन आपको रिलैक्स करता है, बट डोपामीन उसके साथ साथ आपकी बॉडी, आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है। और जो और ज़्यादा इफेक्ट्स हैं इस चीज़ के, वो ये हैं जो हमने देखी भी हैं काफ़ी सोसाइटी में, कि लोग ओवरडोज करके अपनी जान दे देते हैं, जान दे देते हैं, बिल्कुल। और कई जगह हमने सुना है कि लोग सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं जब एडिक्ट हो जाते हैं, नहीं मिलती। ये भी एक बुराई के रूप में सामने आया है। वैभव जी मैम, वैभव आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इस टॉपिक पे? मैम मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार when we realize कि what are the reasons why children, especially the youth, gets into drug abuse, we should have appropriate measures to curb them and to prevent them from going into drug abuse. That's the all I would want to say on this. जी जी, जहाँ तक इस चर्चा में निकल के आया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कनिका ने भी बतलाई हैं, आपने वैभव, आपने काव्या, प्रत्यक्ष ने बतलाई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इंडिविजुअल बायोलॉजी भी है, पीयर प्रेशर भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, फैमिली एटमॉस्फेयर भी है जो इस तरफ धकेल देता है, और एक एक्सपेरिमेंटल जो युवा में है वो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है कि चलो यार करके देखते हैं, इस तरह की बातें हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों से बिल्कुल जुड़ के रहें, परिवार का बहुत क्रूशियल रोल आ जाता है, जुड़ के रहें, उनकी डे टू डे हैबिट्स पे, डे टू डे लाइफ से, और एज ए फ्रेंड उनसे जुड़े रहें, सामाजिक परिवेश उसकी संगत पे भी ध्यान दें, और आसपास का समाज साफ स्वच्छ रखें, तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। इसके साथ ही कुछ कानून सरकार को भी और स्ट्रिक्ट, हालांकि डेथ पेनल्टी तक के प्रोविज़न है इसमें, पर कुछ और तरीके से, जैसे पिछले दिनों सरकार ने ट्रैफिक रूल्स में बनाए बहुत सारे नियम कि भाई इसका चालान बढ़ा के इतना हो गया, आगे कई तरह के चीज़ें की। रेप जब निर्भया कांड हुआ था तो उसमें 370A BCD करके उसमें डेथ पेनल्टी तक का प्रोविज़न डाल दिया। तो इस ड्रग्स के लेने से रिलेटेड एटलीस्ट कॉलेज लेवल पे कुछ इस तरह की पनिशमेंट का प्रोविज़न कर दिया जाए कि ये हुआ तो ये होगा, तो शायद इसको रोका जा सके। कोई और कुछ कहना चाहता है? जी मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी। एक मिनट में कवर कर दें, मेरा टाइम पूरा हो रहा है जी।
तो जी। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि अगर पेरेंट्स को पता चलता है तो वो बच्चों को डांटते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, बट एक्चुअली इस टाइम पे बच्चों को मदद की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है कि उन्हें काउंसलिंग सेंटर्स लेके जाए या डी एडिक्शन सेंटर्स लेके जाए, जहाँ पे उनकी मदद हो सके, जिससे उन्हें कोई समझ सके कि वो किस चीज़ के थ्रू जा रहे हैं, और एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल एग्री, प्रोवाइड कर टोटली एग्री, यस। इमोशनल सपोर्ट भी, मैं फैमिली बोलना सपोर्ट भी। चाहूंगा। यस वैभव बताएं, वैभव बताएं। मैम प्रत्यक्ष हाँ प्रत्यक्ष बताएं। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोग का एक और रीज़न होता है लोगों का, वो होता है लाइफ का स्ट्रेस। जी लोग ये रीज़न देते हैं कि हम अपने लाइफ के स्ट्रेस की वजह से ड्रग्स ले रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा कंफर्टेबल हो पाए, जो मुझे रीज़न नहीं लगता। आप इसकी जगह ना तो आप अल्कोहल में जाएं, ना आप टोबैको का रास्ता लें, ना आप ड्रग्स का रास्ता लें। अगर आपको अपना लाइफ का स्ट्रेस कर्व करना है तो आप फिटनेस का रास्ता लीजिए। जी आप फिटनेस रखिए अपनी, आप एक्सरसाइज करिए, जी। आप मेंटल गेम्स खेलिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप कुछ सीखेंगे उस चीज़ से, रादर देन आप इन चीज़ों में जाएं और अपनी ज़िंदगी खुद खराब करें। वेरी राइट, वेरी राइट। जी कनिका जी, आप जी, कुछ बोलना मैम, चाहेंगी? अभी हमने डिस्कस किया कि लाइफ के स्ट्रेस, फेलियर्स, आइसोलेशन, इन चीज़ों की वजह से आदमी ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाता है। बट एक चीज़ और है कि अगर आप जी। इसको एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से शुरू करते हैं तो दिस इन रिटर्न कैन रादर टेक यू टुवर्ड्स मोर आइसोलेशन, क्योंकि आप फिर अलग रहना चाहेंगे ताकि आपको इन सब चीज़ों में इंगेज रहने के लिए टाइम मिले, स्पेस मिले। तो जैसा अभी आपने बोला स्टूडेंट्स के बारे में, जो लोग कैंपस पे रहते हैं हॉस्टल्स में, वो छुट्टी के टाइम भी घर नहीं जाना चाहेंगे, वो कैंपस में रह के उस फ्री टाइम में भी ये सब एंजॉय करना चाहेंगे। सो योर स्ट्रेस टेक्स यू बिल्कुल, टू बिल्कुल। एडिक्शन एंड दैट एडिक्शन फर्दर कैन टेक यू टू आइसोलेशन। जी जी, चलिए मैं वैभव, आपको कुछ बोलना है? जी मैम जी, I जी। would want to suggest that the element of education about drug abuse and the awareness about drug abuse should be introduced at a very nascent age, like when a child is in class 8 or 9. At that time there are जी। certain in biology we study about sex education in class 10. So it should जी। to curb this drug abuse, awareness and education about drug abuse should be introduced at a very nascent age of the children. वेरी राइट, वेरी राइट। Yeah. शिक्षा का इंट्रोडक्शन स्कूल लेवल पे 6, 7, 8 लेवल पे ही स्कूलों में हो जी। जाना चाहिए। अगर अवेयरनेस होगी, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स का पहले से ही पता होगा, तो जब 17.5, 18 साल का बच्चा कॉलेज में जाएगा तो कम से कम वो अवेयर होगा उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं। आज के लिए, आज की चर्चा में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।